everyone, welcome to my YouTube channel Civilo Concept. Today I am going to discuss the topic Hooke's law of elasticity and the elongation formula. So let's begin. First we deal the term elasticity. What is elasticity? It is a property of a body to regain its original shape and size, that is the dimensions, आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स. यानी अगर हम किसी डिफॉर्मेबल बॉडी में कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से उसमें डिफॉर्मेशन अकर होता है, और उस फोर्स को अगर हम रिमूव कर दें और वो जो डिफॉर्मेशन अकर हुआ था वो एंटायरली वैनिश हो जाए और वो फिर से वो जो बॉडी था वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाए, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी. जैसे यहाँ पर एग्जांपल में यहाँ पर दिखाया गया एक लॉन्गिट्यूडनल बार है जिसका इनिशियल लेंथ L है और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल लोड P एक्ट कर रहा है. इस लोड की वजह से इसके लेंथ में इलोंगेशन हुआ है, जो चेंज इन लेंथ हुआ डेल एल का हुआ है. जब इस फोर्स P को हम रिमूव करें और ये जो इसमें जो इलोंगेशन हुआ था, जो चेंज इन लेंथ आया था, तो वो डिसअपेयर हो जाए और वो फिर से ये जो बार है अपने ओरिजिनल लेंथ L में आ जाए या ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो इसी को कहेंगे हम इलास्टिसिटी. तो जनरली हमारा मिसकंसेप्शन क्या होता है कि जो इलोंगेशन को है उसी को ही लोग समझ देते हैं कि इलास्टिसिटी है. इलोंगेशन इज नॉट द इलास्टिसिटी बट द रिगेनिंग बैक ऑफ ओरिजिनल शेप एंड साइज इज द इलास्टिसिटी. ठीक है, यानी अगर किसी बॉडी में फोर्स लगाएं, उसमें डिफॉर्मेशन हुआ, उस फोर्स को रिमूव करने पर उसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ था वो कंप्लीटली वैनिश हो गया, डिसअपेयर हो गया, तो डेट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज नोन एज द इलास्टिसिटी. अब हम बात करते हैं व्हाट इज इलास्टिक लिमिट. It is defined as the maximum force up to and within which the deformation entirely disappears on removal of the force is called elastic limit. इसे हम कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर सेम मटेरियल का 3 बार लिया है और सेम डायमेंशन से, यानी इसका एरिया भी सेम है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है सारे तीनों का, और इसका जो लेंथ है 1 मीटर का है. पहले वाले बार में मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जिसकी वजह से इसमें जो इलोंगेशन हुआ है, चेंज इन लेंथ जो हुआ है 1 mm का हुआ. उसके बाद दूसरे वाले बार में मैंने 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया जिससे इसमें इलोंगेशन दैट इज चेंज इन लेंथ 4 mm का हुआ. और तीसरे वाले बार में मैंने जो फोर्स लगाया 10,000 न्यूटन का फोर्स लगाया जिससे इसमें जो इलोंगेशन जो चेंज इन लेंथ हुआ 10 mm का हुआ. जाहिर सी बात है कि जितना ज़्यादा फोर्स हम लगाते जाएंगे उसमें उतना ही ज़्यादा चेंज इन लेंथ देखने को मिलेगा. फर्स्ट वाले केस में मैंने जब 100 न्यूटन फोर्स को रिमूव किया, फोर्स को हटाया, तो ये जो इलोंगेशन हुआ था वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो गया और ये जो बार था वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ गया. उसी तरीके से 1000 न्यूटन वाले जो फोर्स को जब मैंने रिमूव किया तो ये भी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लिया. लेकिन 10,000 न्यूटन वाला जो फोर्स था, जब इसको हम रिमूव किए तो इसमें क्या हुआ कि इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को मिला 1 mm का, यानी कि ये कम्प्लीटली अपने शेप एंड साइज को रिगेन नहीं किया. अब हम कंसिडर करते हैं जैसे कि ये जो 1000 न्यूटन वाला जो फोर्स है, इससे अगर हम थोड़ा ज़्यादा का फोर्स अप्लाई करें, लेट से 1001 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं. जब हम इसमें 1001 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो इसमें जो डिफॉर्मेशन यानी कि जो इसमें इलोंगेशन देखने को मिला है यहाँ पर 1000 न्यूटन के केस में जो 4 mm का था, 1001 न्यूटन के केस में से थोड़ा सा ज़्यादा होगा. लेकिन जब इस 1001 न्यूटन का फोर्स को जब मैंने रिमूव किया तो इसमें कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को मिला. यानी कि ये जो मेरा 1000 न्यूटन वाला जो फोर्स है मेरा, ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है. यानी कि इससे जब हम ऊपर का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो इसमें इलोंगेशन हो रहा है. रिमूव करने पर ये कंप्लीटली जो इसमें डिफॉर्मेशन हुआ था, जो इलोंगेशन हो रहा है, डिसअपियर नहीं हो रहा है, यानी इसमें कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है. तो इसलिए जो 1000 न्यूटन हो गया ये थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गया, ये इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू हो गया. यानी इस फोर्स यहाँ तक फोर्स लगा रहे हैं और इसको जब हम रिमूव कर रहे हैं तो ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में तो आ जा रहा है, लेकिन इससे जहाँ ज़्यादा का फोर्स अगर हम लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है. यानी जो 1000 न्यूटन वाला जो फोर्स हो गया, इसके लिए क्या हो गया, इस बार के लिए इलास्टिक लिमिट हो गई. अब हम बात करते हैं कि हुक्स लॉ क्या है. बाय एक्सपेरिमेंटली हुक्स हैज फाउंड दैट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट. हम बात करते हैं इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट होता क्या है. इसको हम पहले आगे वाले जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है. लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये समझ लेते हैं कि जैसे किसी बॉडी का यहाँ पर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट किया गया है. यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल लिमिट है और यहाँ पर इलास्टिक लिमिट है. ठीक है, इलास्टिक लिमिट में जैसे कि अभी हम पहले ही बताएं कि ये तुम्हारा मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू देती है. यानी कि यहाँ पर जो तुम्हारा जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है जो भी आया है, इसको अगर हम स्ट्रेस को रिमूव करेंगे तो फिर से ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा मेरा बॉडी. ठीक है, और ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रोपोर्शनल लिमिट का जो वैल्यू है, यानी कि इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो वेरिएशन आएगा वो कैसा आएगा, लीनियर आता है.
स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो वेरिएशन आएगा लीनियर आएगा, लेकिन फ्रॉम प्रोपोर्शनल लिमिट टू इलास्टिक लिमिट इसका जो वेरिएशन है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का वेरिएशन लीनियर नहीं होता। लेकिन ये दोनों पॉइंट इतने पास पास होते हैं कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम प्रोपोर्शनल लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट के बराबर मान लेते हैं। यानी तुमको किसी किसी बुक में ये देखने को मिलेगा कि हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी में क्या, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। ओके, देखो फ्रॉम हुक्स लॉ फॉर नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के लिए क्या हो जाएगा कि नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए कांस्टेंट आता है, तो नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू ई, दैट इज द कांस्टेंट इनटू नॉर्मल स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेस जो यहाँ पर है और ये स्ट्रेन को यहाँ पर ले आए, ये तुम्हारा ई तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस और द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन। यहाँ पर देखो अगर यूनिट की बात करें कि मेरे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होगा, तो देखो यहाँ पर जो स्ट्रेस का यूनिट है ये तुम्हारा पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रेन है वो यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। इसलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो यूनिट होगा वो स्ट्रेस के यूनिट के बराबर होगा, आइदर पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और द न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कुछ मटेरियल्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि रबर के लिए यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू 10 गीगापास्कल है, उसी तरीके से एल्यूमिनियम के लिए 73 गीगापास्कल और कास्ट आयरन के लिए 100 गीगापास्कल और माइल्ड स्टील के लिए 210 गीगापास्कल। यहाँ देखो कि जितना ज्यादा मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी उसमें डिफॉर्मेशन उतना ही कम होगा, स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन उतना कम होगा, और इसका मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन उस बॉडी में उतना ही ज्यादा है, उस मटेरियल में उतना ही ज्यादा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि ये तुम्हारा स्टील का बार है, ये तुम्हारा रबर का बार है, मटेरियल डिफरेंट है लेकिन डायमेंशन वाइज दोनों को सेम लिया गया है। जैसे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हारा ए है, उसी तरीके से स्टील का जो लेंथ है LS इज इक्वल टू L, यानी L लेंथ का है, ये भी L लेंथ का लिया गया है। दोनों में सेम फोर्स अप्लाई किया गया, लेकिन हम देखते हैं कि स्टील में तुम्हारा कम डिफॉर्मेशन, कम इलोंगेशन देखने को मिल रहा है और तुम्हारे रबर में ज्यादा डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यानी सेम फोर्स अप्लाई करने पर सेम डायमेंशंस का अगर हम दो डिफरेंट मटेरियल का बार ले रहे हैं तो उसमें एक में डिफरेंट इलोंगेशन देखने को मिल रहा है, एक में डिफरेंट। ठीक है, तो देखो स्टील वाले के केस में क्या हो रहा है कि इसका जो डिफॉर्मेशन दैट इज इलोंगेशन है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू द रबर। जैसा कि हम देख सकते हैं कि स्टील का तुम्हारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू रबर, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू जिसमें ज्यादा होगी उसमें डिफॉर्मेशन उतना कम होगा, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं इलोंगेशन फॉर्मूला का। ठीक है, यहाँ पर देखो नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी E इंटू स्ट्रेन, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेन। ये कहाँ से आया, ये आया फ्रॉम हुक्स लॉ। अभी हम हुक्स लॉ पढ़ा है, ये तुम्हारा हुक्स लॉ से आया। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर की, और नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल टू P अपॉन A, लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हम तुमको कहाँ से बताए थे, पहले वाले फर्स्ट लेक्चर में तुमको बताए थे कि ये जो लोड है और इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स दोनों इक्वल होता है, तो इसलिए हमको P अपॉन एरिया हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिखाया गया है, ये तुम्हारा जो L लेंथ का बार है इसमें लोड P अप्लाई किया गया है, तो इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाता है, लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो लोड अपॉन एरिया हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से तुम्हारा क्या आ गया, ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर दिए, दैट इज E इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू P अपॉन A, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो स्ट्रेन है इस बार के लिए क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ दैट इज डेल L अपॉन ओरिजिनल लेंथ दैट इज L, तो यहाँ पर वही लिख दिया गया है E इंटू डेल L अपॉन L इज इक्वल टू P अपॉन A। यहाँ पर इलोंगेशन फॉर्मूला है, यानी कि इसमें चेंज इन लेंथ हमको फाइंड करना है, तो डेल एल क्या हो जाएगा, डेल एल को यहाँ रहने दिए, बाकी सबको इधर भेज दिए, तो क्या हो गया P इंटू L अपॉन A इंटू E, दिस इज द इलोंगेशन फॉर्मूला। आने वाले वीडियोस में अब मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा, जो अभी तक मैंने जितने वीडियो लेक्चर्स डाले उनके बेसिस पे, जैसे कि जो फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट होगा उन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए, नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू तुम्हारा लोड अपॉन एरिया होता है, इसका जरूरत पड़ेगा। नॉर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज डेल एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी अभी मैंने कराया है, ये क्या होता है तुम्हारा स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, और चेंज इन लेंथ दैट इज इलोंगेशन फॉर्मूले के लिए मैंने कराया लोड इनटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया
इंटू यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी। इन सारे फार्मूला का तुम्हारा रिक्वायरमेंट होगा। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच।